पर ईरान अगले 72 घंटे में अटैक कर सकता है। अब ये 72 घंटे आज से लागू होते हैं या फिर 31 तारीख से लागू हो चुके हैं, इस बारे में किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बस आवर्स चल रहे हैं 72, और 72 आवर्स के पीछे का इतिहास ये है कि जब पिछली बार 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया की राजधानी में ईरान के कॉन्सुलेट पर बम धमाका किया था, उसके बाद से इजराइल पर ईरान ने 72 घंटे में ही रिएक्शन दिया था। अब ये 72 घंटे कब से काउंट किए जाएंगे? हानिये के जनाजे के सुपुर्द खाक होने के बाद से या फिर हमले के बाद से, ये चर्चा का विषय है। साथियों, फिलहाल ये सारी की सारी स्थितियां कहां से बनी? तो आंसर है कि हानिये, जो कि फिलिस्तीन का टॉप पॉलिटिकल लीडर, फिलिस्तीन द्वारा और फिलिस्तीन समर्थकों के द्वारा बताया जाता है, या वो हानिये जिसे इजराइल और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड एक आतंकवादी मानता है। इस हानिये का हाल ही में ईरान के अंदर असैसिनेशन हुआ, उसे बम से उड़ा दिया गया और उसके बाद में उसके मृत शरीर को कतर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल ये पूरा की पूरा मिडिल ईस्ट अपने आप में एक युद्ध का स्थल बन चुका है। यहां पर इजराइल के साथ में लेबनान, साथ में सीरिया, इधर की तरफ से ईरान, यहां पर यमन, ये सारे वो देश हैं, बीच में कतर, ये वो सब देश हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होकर के इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता देख रहा है। शायद किसी ने सही कहा है कि अगर पैसा गलत हाथों में आ जाए तो अशांति लेकर आता है, और मिडिल ईस्ट लंबे समय से इसी कारण से आज तक युद्ध का ही और अशांति का ही क्षेत्र बना हुआ है। शायद ये वो काबिल लोग नहीं थे जो पैसे को पचा पाते, और यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में सब तरह से अपने अपने हक की लड़ाई, कोई किसी के लिए नहीं अपितु अपन में से कौन सही, बस इसकी लड़ाई लड़ रहा है। खैर, बड़ा जियोपॉलिटिक्स है, हम इसे आसान रूप से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, हमने आपको आज से 3 दिन पहले 2 सेशंस शेयर किए थे जिसमें यह बताया था कि इजराइल ने किस तरह से ईरान में घुसकर हानिये को मारा। हालांकि ये जो हम आपको कह रहे थे, ये हमारा सोचना था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी सोचना था, लेकिन बहुत सी ऐसी खबरें आने लगी और उन खबरों में यह आने लगा कि इजराइल केवल हानिये को ही नहीं, हानिये के साथ साथ हमास के भी कई लीडर्स को साथ साथ मार रहा है। और तो और यहां पर एक बात और निकल के आई इसी खबर के साथ कि इजराइल ने इसको मारने का आखिरी मोमेंट पे प्लान नहीं किया है, इसकी मारने की प्लानिंग वो 2 महीने पहले ही कर चुका था। और इंटरेस्टिंग खबर कल मार्केट में ये तैरने लगी कि इसको मारने में इजरायली मोसाद ने एक इंडियन एजेंट की मदद ली थी। कोई भारतीय एजेंट था, उस एजेंट ने इजरायली खुफिया एजेंसी की मदद की थी ताकि हानिये को ईरान में मारा जा सके। कई तरह की जो न्यूज चलने लगी, उनमें सबसे बड़ी न्यूज तो यही थी कि इजराइल ने मारा है, लेकिन मारा कैसे, अब इसकी चर्चाएं चल रही थी। खैर, इस पूरे मारधाड़ के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये खबरें आने लगी कि एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं। इसमें एयर इंडिया का नाम भी आया और इंडिया की एम्बेसी जो वहां इजराइल में है, उनकी तरफ से भी नेशनल्स को एडवाइजरी जारी कर दी गई। एयर इंडिया ने साफ कल कहा कि भैया जो भी जा रहा है अपनी यात्रा रोक दे, हम अपनी फ्लाइट रोक रहे हैं। इसका मतलब ये तो सच है कि इजराइल इस समय अगेन वॉर के अंदर एंट्री कर रहा है, और यह वॉर संभवतः 1967 की उस वॉर से भीषण होगी जिस समय इजराइल पर उसके पड़ोसी बहुत सारे मुस्लिम देशों ने एक साथ अटैक किया था। हो सकता है कि इजराइल किसी ऐसी दुर्घटना को देखने वाला हो जिसमें ईरान, इराक, यमन, सीरिया, लेबनान, इधर से हमास और ये क्या बोलते हैं गाजा पट्टी, यहां से एक साथ मिलकर के इन पर हमला किया जाए, और ये बहुत ही भीषण स्थिति को जन्म दे सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में है, अखबारों में है कि फ्लाइट्स रद्द कर दी जा रही हैं, और ईरान ने अपनी तरफ से साफ साफ ब्लेम करना शुरू कर दिया है कि यह इजराइल का काम है। और इसी ब्लेम में टर्किश मीडिया बाहर आती है और वो कहने लगती है कि इसको मरवाने में भारतीय एजेंट का हाथ है, जिसके द्वारा मरवाया गया, या फिर इजराइल ने शॉर्ट रेंज मिसाइल से मारा। कल की समाचारों के अंदर भारत के द्वारा मारा गया, यह खबर हेडलाइन होने लगी कि इंडिया और इजराइल का एक जॉइंट मोसाद एजेंट था। मोसाद बोले तो इजराइल की खुफिया एजेंसी, उसका नाम था अमित नाकेश। अमित नाकेश ही इस असैसिनेशन के पीछे है जिसने हानिये को मारा है। हालांकि जब यह खबर धीरे धीरे फैलने लगी, बाद में इससे टर्की की बहुत बेइज्जती हुई। सारी बातें आपको बताएंगे, और इस बात में लोगों को इंटरेस्ट भी इसलिए आने लगा क्योंकि जिस तरह से हाल ही में भारत की तरफ से निज्जर की और पन्नू की
निज्जर की हत्या और पन्नू को मारने की प्लानिंग सुर्खियों में आने लगी थी, तो दुनिया को यह विश्वास होने लगा कि इंडिया अब कुछ भी कहीं पर भी कर सकता है। तो हो सकता है कि हानिये का सपोर्ट इंडिया ने किया हो, क्योंकि इंडिया और मतलब हानिये को मारने में इजराइल का सपोर्ट इंडिया ने किया हो, क्योंकि इंडिया और ईरान के अच्छे संबंध हैं, और हो सकता है कि ईरानी कोई कर्नल जो है वो वहां पर रहा हो। इस तरह की न्यूज ने खूब जगह ली। खूब जगह की शुरुआत कहां से हुई, कैसे स्थिति बनी, मैं सारी बातें बताता हूं। देखो हुआ क्या, कल के दिन मतलब कुछ दिनों पहले जब ये बात पता चली थी कि फिलिस्तीन का ये जो टॉप कमांडर था या फिर टॉप पॉलिटिकल लीडर था हानिये, जब मारा गया, तो मारे जाने के बाद में खबरें आने लगी कि साहब इसको मारने के बाद में इसको कहां दफन करेंगे, इसे ईरान में दफन करेंगे, कतर में करेंगे, या फिलिस्तीन ले जाएंगे। फिलिस्तीन तो यह आदमी गया ही नहीं था, यानी गाजा पट्टी तो ये गया ही नहीं था। तो ये क्या था, कतर में ही अपना घर बना के रहता था। इसने ईरान में भी अपना एक घर बनाया हुआ था, तो कतर के जगह पर इसको लाया गया और वहां ला करके इसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। और इसके लिए बड़ी संख्या में कतर के अंदर लोग इकट्ठे हुए, और उसमें बहुत सारे लोग फिलिस्तीनी नेता थे जो इसके समर्थन में यहां पर एकत्रित हुए। यहां की राजधानी जो है वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, और तुर्की ने इसके सम्मान में अपने देश के झंडे को आधा झुकाया। पाकिस्तान में भी शोक मनाया गया। इसके साथ साथ ऐसी तस्वीरें वायरल होने लगी जिसमें कि हानिये की जो शव यात्रा है उसमें हजारों की संख्या में लोग कतर के अंदर देखे गए। जहां जहां पर भी इनके समर्थक थे, सिंपैथाइजर थे, वो अपनी तरह से दुख मना रहे थे। यहां पर आप खैमनेई को देख सकते हैं, खैमनेई को अदर लीडर्स के साथ ईरान में खूब इसका दर्द मनाया गया, दुख मनाया गया। जहां जहां कंडोलेंसेस दी जा सकती थी कि ये अपने आप में एक नेता की हत्या है, किसी आतंकी की हत्या नहीं है, इस तरह से फिलिस्तीन के जो समर्थक राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं, उन्होंने हानिये के समर्थन में पोस्टर, तस्वीरें सब लगाई। इसमें तुर्की कुछ आगे निकल गया। तुर्की असल में इन दिनों क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहा है। क्या हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी दुनिया को गल्फ की दो ही देश दिखाई पड़ते हैं, एक का नाम सऊदी है और एक का नाम ईरान है। ईरान का इन दिनों शिया जो मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट जितना भी है वो उसको दुनिया भर में एक अपने आप में इंटरेस्टिंग आदमी बना दिया है। मतलब दुनिया भर में यह माना जा रहा है कि ईरान में वो कुव्वत है कि वो पंगा ले सकता है। वो इधर हमास को, इधर की तरफ हूतियों को, इधर हिजबुल्लाह को, इन सभी को ईरान के पास इतना धन है, ईरान के पास इतना पैसा है, इतनी मिसाइल है कि वो इनको सपोर्ट कर सकता है। यह बात तुर्की को बहुत बुरी लगती है। और बुरी क्यों लगती है, इसके पीछे इनकी ऐतिहासिकता है। एक जमाने पर फिलिस्तीन पर, इजराइल पर, सीरिया पर, लेबनान पर, इन सब पर तुर्की का कब्जा हुआ करता था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर यह पूरा क्षेत्र तुर्की का हुआ करता था। लेकिन जब ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को हराया, या फिर यह कहिए कि जो ग्रीको रोमन एम्पायर है उसने ऑटोमन को हराया, तो उस समय तुर्की की क्रेडिट मार्केट में खत्म हो गई। और जब मार्केट में इसकी क्रेडिट खत्म हुई तो तुर्की के अंदर बीच बीच में वो चीज निकल आती है फिर से कि एक समय हम हुआ करते थे, अब ये नया देश कौन निकल आया। इस चक्कर में तुर्की बीच में पहुंच जाता है। तुर्की का कोई लेना देना नहीं था इस पूरी कहानी में।